फ्रेंड्स वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमरे में आते ही उसे झटका लगा था। सामने ही वो चॉकलेटी कलर के जदीद तराश हराश लिबास में मलबूस अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रहे थे। दलहाम के लिए ये काफ़ी शॉकिंग था कि उसके साथ जाने के लिए रेडी थी। उसने अना को मुतवज्जो करने को हनकोरा भरा था। वो जो शूज़ की स्ट्रैप्स लगाने के लिए झुकने लगी थी, चौंकते हुए सीधी हुई। वो सूट कोट बाजू पर डाले टाई को ढीला किए हुए मुसद्दा और थकन चेहरे के साथ सामने था। अना उसे फिर से इग्नोर करते हुए अपने काम करने लगी थी। दलाम ने सोफे पर तकरीबन दंसते हुए एक बार फिर से बागौर सर था पैर उसको देखा जो नराली जब दिखा रही थी। तुम शायद कहीं जा रही हो? जाने क्यों दिल तसली चाहता था कि उसके लिए रेडी हुई हो। मैं नहीं, शायद हम कहीं जाने वाले थे। वह उसे जिताती निगाहों से देखते हुए एक बार फिर आईने में अपने स्टैबे को जायजा लेने लगी थी। वो हमेशा ही खुद को अप टू डेट रखने की आदत थी, लेकिन दरमियान का पीरियड खुद से लापरवाही ही बढ़ती थी। वो दलाम भी उसे इतने दिनों बाद खिले रंग रूप में देखते हुए हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। वो सोफे से उठते हुए उसके करीब आया था। दुलाम को अपने इस कदर करीब देखते हुए वह पजल होने लगी थी, लेकिन जाहिर किए बिना एक बार फिर से सुलझे बालों को मजीद सुलझाने लगी थी, जो कर्ल की सूरत में कुछ फ्रंट और बैक को फैलाए रखे थे। वो प्रोग्राम तो शायद कैंसिल हो गया था ना। दोनों हाथ सीने पर जमाए वो रफ हुलिये में भी ग्रेसफुल लग रहा था। अना का दिल पूरी शिद्दत से बगावत करने लगा था। हसीन में वो बरू जो था। फिर मैंने अपना मूड बदल लिया। वो बेफिक्री से शाने उचकाते हुए वहां से हटने लगे थे जब दुल्हान ने उसके कंधों पर अपना तकरीबन वजन मुंतकिल करते हुए उसे जाने से रोका था। और अगर कोई और मूड बदले तो मुश्किल हो जाएगी। जो मैंने ये अंदाज मोहब्बत गुफ्तगू सुनते हुए अना से पटाई थी। मैंने आपके कपड़े प्रेस करवा के हैंग कर दिए हैं। अना ने खुद पर उसकी तवज्जो हटाना चाही थी। हम कहीं नहीं जा रहे, वो इस पर घड़ू पानी फेरते हुए बोला था। अनाज के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदे नमूदार होने लगे थे। उसका प्लान हड़प कर रहा था। उसे आरजे से मिलना था और पब्लिक प्लेस सेफ नहीं थी। आरजे को शक था कि दुल्हाम उन्हें वाश कर लेगा। तभी उसने अन्ना को दुल्हाम के साथ वो सेमिनार अटेंड करने का कहा था, जहां वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ मसरूफ होते हुए अन्ना से लापरवाह हो सकता था। मैं घर में रहते रहते काफ़ी फेडअप हो चुकी हूँ, कुछ चेंज चाहिए। उसने बोता सा बहाना पेश किया था, जिसे दुल्हाम ने सिरे से ही नज़रअंदाज कर दिया था। ओके, तो फिर हम पार्टी घर पर ही ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। पैंट की पॉकेट से सेंड निकालते हुए एक हाथ अभी भी उसके शाने पर जमा था। अन्ना के दिल का चोर उसकी सोचने समझ की हसीयत सलब कर रहा था, जबकि दुल्हाम कुछ ज़्यादा मेहरबान नजर आ रहा था। वेट आ मिनट नादल, मैं फ्रेश हो लूँ। हल्के से उसके रुखसार पर चुटकी काटते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि अना ने अपनी रुकी सांसें बहाल की। दलाम ने तो बाजी पलट ही दी थी। वो तेज़ी से अपने साल की तरफ बढ़ी थी। अगर उसे फोर्स करती तो शायद चौंकना हो जाता, इसलिए उसे एहतियात लाजम थी। एक टैक्स आरजे के नाम छोड़ते हुए उसने सेल ऑफ कर दिया था। बेचैनी से कमरे में टहलते हुए वो मुस्तरब थी कि शायद वो आज सब जान लेती अगर कल रात उसने दलाम को इनकार ना किया होता। दल्हाम वापस आया तो वो गुमसुम सी थी। जब उसके सामने चुटकी बजाते हुए उसने अन्ना की तवज्जो अपनी जानब मबूस करवाई थी। मैं यहाँ हूँ। गीला टावल उस पर उछालते हुए वो आईने के सामने ठहरे कंघी करने लगा था। दो शोला ज्वाला लोगों ने अचानक सकूत एहतियार किया था, जो तूफान से पहले की पुरइसरार हबस ज़दा खामोशी जैसी थी। वैसे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? वो तसल्ली से उसकी जानिब मुतवज्जो था। नहीं, सिर्फ आपकी गलतफहमी है, वो उसकी बात की नफी करते हुए बोली थी। तभी दल्हाम का सेल बजा था और दूसरी जानब की बात सुनते हुए हल्का फुल्का सा मुस्कुराया था। वो कॉल ड्रॉप करते हुए उसका हाथ थामा। वो किसी रूटीन की मानद उसके साथ खेलती चली आई थी। लान में आते हुए बुरी तरह से ठटकी, जहाँ सर्द रात की खूबसूरती को बड़की कमकमों से सजाया गया था। सहन में आगे जंगली गुलाबों की रोश पर रंग बिरंगी रोशनियों के दरमियान सजी टेबल और उसके तरफ इतराफ में रखी गई दो कुर्सियाँ। टेबल के वस्त में जलती हुई कैंडल और अतराफ में बर्फ़ की चादर ओढ़े ज़मीन जो रोशनियों में चमक रही थी। वो उस चीज़ ने माहौल को मुकम्मल रोमानियत दी हुई थी। ये सब कब हुआ था उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हो सका। अपने ख्याल में आगे बढ़ती अन्ना का पाँव बर्फ़ की फिसलन पर डिपटा था, जब भी साथ चलते हुए दलाम ने शानों से थामे हुए गिरने से बजाया था। मेरे ख्याल से किसी भी बोर्डिंग सेमिनार को अटेंड करने से यह ज़्यादा अच्छा है कि नहीं? दल्हाम ने दाद तलब निगाहों से उसे देखा था, जो अभी तक उसकी गिरफ्त में थी। लेकिन लेकिन की गुंजाइश कहाँ है माय लेडी? कम ऑन, लेट्स हैव आवर डिनर। दलाम ने मेहरबानी की इंतहा करते हुए उसे दोनों बाजू में उठाया था, जबकि उसकी हरकत के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। तभी बुखलाई। चीज़ें छोड़ो मुझे दल्हाम बात, ये क्या कर रही हैं आप? वह हिफत ज़दा सी इधर उधर देखने लगी थी कि आया कोई मुलाजम यहाँ मौजूद ना हो। अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ डेट मनाने के चक्कर में हूँ। उसे चेपा बिठाते हुए खुद उसके गुट्टू के करीब बैठा था। अन्ना के लिए किसी तिलिस्माती दुनिया से कम न था। दुल्हा मेहरबान नजर आ रहा था, लेकिन इतना बदलाव उसे यकीन नहीं था कि वो वही दलाम बहत है जो असम्बली के इमाम में बड़े क्रोफोर और तदबर से मौजूद था। दल एक ख्वाहिश पूरी करो कि तुम मेरी आज अनादिल।
اس کے ہاتھ ہمیں پوچھ رہا تھا۔ وہ احتجاج جو ابھی کیا جانا تھا اس کی گمبھیر آواز میں کھو گیا تھا۔ سارا خود بہت اسباب میں ہلا تو اس نے بے دل کی بغاوت پر غصہ آیا تھا کہ آج کے دن تم سب اختلاف بلا کر اتنا یاد رکھ سکتی ہو کہ میں دلہان بھت انادل کا دل ہوں اور سامنے موجود لڑکی دلہان بھت کی انادل ہے۔ باری آواز ماضی کی دبیس چادر اوڑھنے کی خواہش لیے اس محبت بڑی کچھ سازشوں پر اکسا رہی تھی۔ انا کی اٹھی پلکیں جھکی تھی۔ اس نے خود کو کمزور پڑنے پر سرزش کیا تھا، پر دلہان بھت جانے کون سے جادوئی منتر پھونکتے ہوئے اسے اپنے سحر میں لینے لگا تھا۔ وہ زمین سے اٹھتے ہوئے اس کے برابر چیئر کھینچتے ہوئے بیٹھا تھا اور سوپ نکالتے ہوئے اسے سرو کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کی ہر بات مان رہی تھی، ہر عمل میں اس کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ دلہام کی نگاہیں اسے اندر تک کھوج رہی تھی۔ کیا تم میرے لیے گانا گا سکتی ہو؟ سوپ میں ہم سپون گھماتی ہوئی انا کو باغور دیکھتے ہوئے دلہام نے کہا تو حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھلا یہ کیسی فرمائش تھی؟ میں بھلا انادل؟ اس کے بعد درمیان سے اچکتے ہوئے دلہام نے اس کو پکارا تھا۔ وہ سر جھکا گئی تھی جب سنو فا نے ہلکی سی پھوار دکھائی تھی۔ دلہام وہ میں منتظر ہوں انادل۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ کون سا بہانہ کرنے والی تھی۔ انا بری طرح پزل ہونے لگی تھی، جو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں تقریباً ضبط کرتے ہوئے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دلہام کی گہری نظروں سے بچنے کو اس نے اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ٹھانی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے گنگنائی تھی، جبکہ تصور میں دو مسکراتی ہوئی نگاہیں اور دل کو جکڑنے والا جادوئی شخص تھا جو اس وقت روبرو تھا۔ وہیں دلہام ہولے سے اس کے ہاتھ دبائے تو وہ جھٹ سے آنکھیں کھولے اس کو دیکھنے لگی۔ انا کی بات پر دلہام نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے ہوئے گویا واقعی اس کی سانسوں کا ذمہ لیا تھا۔ مکینکی انداز میں اس کا ہاتھ دلہام کے چہرے کو چھونے لگا تھا۔ دلہام مسرور ہوا تھا۔ وہ آج بھی اسے اتنا پیار کرتی تھی، وہ آج بھی اس کی اسیر تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر بکھرا تھا جو فوراً سے انگلیوں کے پوروں پر سمیٹ لیا گیا تھا۔ دلہن فتح مندی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جو جنگ محبت سے جیتی جا سکتی ہے اسے خام ہوا کی نفرت اور انا کی سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ انادل؟ خاموشی کا دوران طویل ہوا تھا جب وہ سسکاری بڑھتے ہوئے اس کے شانے پر سر ٹکا گئی تھی۔ دلہم نے مضبوطی سے اس کے گرد ہزار باندھتے ہوئے سفید روئی کو اس کے بالوں سے ہٹایا تھا، جبکہ وہ جانے کن کن جذبوں میں گری اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ انادل؟ دلہم نے لب اس کے بالوں پر ٹکاتے ہوئے ہولے سے اس کو پکڑا تھا، جبکہ انا کا رواں رواں سماعت بنا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تسلی کیوں اور کس لیے تھی وہ سمجھ نہیں پائی تھی، پھر بھی سر اسباب میں ہلایا تھا۔ کچھ پرہار سی راہ ہے جس کے کانٹے پلکوں سے چننے پڑنے ہیں۔ اپنی تھوڑی اس کے سر پر ٹکائے اس کے گرد تنگ ہزار باندھے وہ ایک کھوئے کھوئے انداز میں بولا تھا۔ جب انا نے سر اٹھایا تو طلسم ٹوٹا تھا۔ 3 سال تک کانٹوں کو ہی جلا ہے، گلاب کی خوشبو میسر آنے سے پہلے ہی کسی نے مستعار لی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چھپاتے ہوئے تلخی سے بولی تھی۔ کچھ دیر اس کی آنکھوں میں ابھرتے مختلف رنگوں کو دیکھتا رہا تھا۔ یہ کلر تم پر بہت پیارا لگ رہا ہے، لیکن اس موسم کی سردی کو جھیلنے کو یہ لباس ناکافی ہے۔ چلو ٹھنڈ بڑھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کرتیوں کی چبھن اور اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا، تبھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کھڑا کرنے لگا۔ ہر چیز ایک دم سے معدوم ہونے لگی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، کچھ دیر اکیلا رہنا چاہوں گی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو پلیز۔ وہ اپنے ہول میں سمٹی تھی۔ دلہام کو اس کی اجازت طلب کرنے کا انداز خوب بھایا تھا، تبھی اپنی گرم جیکٹ اسے اڑاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ایک بار پھر سے مرکز کو دیکھا تھا جو دلہام کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک نظروں کے تصادم پر وہ فوراً سے رخ موڑ گئی تھی۔ اس کی ادا پر دلہام کے لبوں پر خفیف سی جنبش چھوڑ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے کھڑکی سے باری کرٹن سرکائے تھے اور نظروں کا مہور اسے بنایا جو بڑکی کمکم میں اداس شہزادی کی مانند بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ پہلی بار دلہام اسے آزاد چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرے۔ سفید روئی نے رفتار پکڑی تھی۔ رات کے گہرے سائے پڑتے دیکھ کر اسے خود سے بیگانہ دیتے وہ مزید صبر نہیں کر پایا تھا، تبھی کمرے سے باہر آیا تھا۔ وہ روٹی محبوبہ موسم کے ساتھی سے بے پرواہ شاہ بلوط کے درختوں کو گھونڈنے میں مصروف تھی۔ ایک نظر اس کو دیتے ہوئے وہ کچن میں آیا تھا۔ کتنے وقت بعد اس نے خود سے کافی بنائی تھی۔ ایک ہاتھ میں اپنا کافی کا مگ اور دوسرے ہاتھ میں اس کے لیے کافی سے لبریز مگ پکڑے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم انا اپنے انتہائی قریب آہٹ محسوس کرتے ہوئے سر اٹھانے آنے والے کو دیکھنے لگی تھی۔ کافی؟ دلہام نے کافی کا مگ آگے کرتے ہوئے کہا تو وہ کچھ دیر اس کو دیکھتے رہنے کے بعد خاموشی سے مگ تھام گئی تھی
वो सिर बढ़ते हुए गहरी सोच में डूब गई थी। क्या मैं समझ लूँ कि हम दोनों के दरमियान इस रिश्ते ने अपनी गुंजाइश बना ली है? दलहाम की नज़रें उसे अंदर तक खोज रही थी। अन्ना ने आंखें सुकड़ते हुए उसको घूरा और फिर से काफ़ी के मग पर उंगलियां फेरने लगी थी। दलहाम ने उसे गहरी सांस हवा के सुपुर्द की और चेपा खुद को लीला छोड़ा। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अन्ना को उसका अंदाज साफ मजाक उड़ाता हुआ लगा था। बातें छुपाना मुझे कहाँ आता है दुल्हाबाद, ये काम तो सिर्फ आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अन्ना के तर्ज को महसूस करते हुए गन्नी मूंछों के साय तले लब मुस्कुराए थे। कहाँ छुपाना आता है तुमसे ये राज हस्ती के हमें तुमसे मोहब्बत है। वही गैर संजीदा अंदाज जो अन्ना को गुस्सा दिलाने का काफ़ी था। जिस दिन मैं सच्चाई मालूम पड़ी और किसी किरदार के मुजरम और गुनाहगार ठहरे, वो दिन आखिरी होगा मेरी आपकी लाइफ में। उसे धमका रही थी। दुल्हान महसूस हो रहा था। काफ़ी पीते ही वो उठ खड़ी हुई थी। दुल्हान भी उसके पीछे आया था। काफ़ी के लिए थैंक्स तो कहते जाओ, वो छेड़ते हुए बजस करने ही आया था। वो पीछे मुड़ते हुए अन्ना ने उसे ज़रा सी आंखें दिखाई और मग लॉन्च में रखते ही अंदर की जन्म गायब हो गई थी। वो बेडरूम में आया तो अन्ना बिस्तर जा रही थी। एक थका देने वाला दिन और अन्ना से साबित शिकन बहस व मुबासे के बाद वो सोना ही चाहता था कि तभी अपनी महसूस जगह संभाली थी। अन्ना का दिमाग एक बार फिर से कल होने वाले आरजे के साथ मुलाकात की प्लानिंग करने में मसरूफ था। अपनी सोचों में खोए वो आरजी वर्क खड़ी करना भूल चुके थे। माहौल में छाई पूरी इस रात खामोशी को अन्ना की तरफ होती हुई दलामबाद की पेशकदमी ने तोड़ा था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अन्ना। उसकी तरफ रुख फेरते हुए गुलाम का लहजा हद दर्जे हलावत लिए हुए था। वो हैरानी को देखने लगी, पर उसकी आंखों में चमकते हुए शफाफ जज्बों ने अन्ना को मोम किया था। ये तो अजल से तय था कि औरत मर्द के मीठे रवैयों के आगे हारती आई है। कुछ चीज़ें हैं जो अगर तुम्हें मालूम ना भी पड़े तो मेरे ख्याल से तुम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड बिलीव मी, मैं सही वक्त पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पर। दलहाम ने उसके जन्म हाथ बढ़ाते हुए उसका सर अपने शाने पर मुंतकिल किया था। दिल की हालत अजीब थी। वो दोनों ही नहीं जानते थे कि चाहते क्या हैं। भरोसा ही तो नहीं करना चाहती। अगर एतबार टूट गया तो मानो मैं टूट जाऊंगी। आपके बाद शायद मैं समझ ना पाऊँ। दलहाम बहुत मोहब्बत से नफरत का सफ़र बहुत थका देने वाला है। उसकी बात सुनते हुए दलहाम को तासफ ने आ गिरा था। मतलब आज भी वो इसी मुकाम पर थी। दलहाम की हर पेशे रफ्त फजूल थी। पता नहीं क्या अनाप शनाप सोचती रहती हो तुम्हारी प्रॉब्लम एमडी बहुत थी, वो जा चुकी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें अब इस रिश्ते को आगे लेकर चलने में कोई मसला होगा। दुल्हान की बात सुनते हुए अन्ना का दिल जोर से धड़का था। वो शायद आगे वो रिश्ता आगे बढ़ाने की बात कर रहा था। वो बार बार कर रहा था। दुल्हान पर उसे हारना चाहता था। फजूल कुछ नहीं सुनना मुझे। वह रुख मोड़ने लगी थी जब दुल्हान ने उसे खुद में भिजा था। इतनी गुर्बत उसको पिछलाने लगी थी। ये कोई पहली बार नहीं था कि वो दुल्हान बहुत के करीब थी, पर अंदाज बदले थे। पूरी हिदत हाथों की गर्मी बहुत से मैनी बता रही थी। शुरू आपने किया था दुल्हान बहुत। वो आंखों में शिकवों का जहां आबाद करते हुए बोली थी। जब दुल्हान ने उसकी पलकों को अपने लबों की तासीर देते हुए राहत बख्शी तो उसके होंठ जैसे सिल से गए थे। चेहरा सुरख पड़ा था उस हरकत पर। अन्ना का सुरख पड़ता हुआ चेहरा दुल्हान को बिल्कुल बेबस कर चुका था। खामोशी कुछ बेद बड़ी बातें करने लगी थी। वहीं दुल्हान बद के हौसलों की उड़ान अन्ना को डेढ़ करने लगी थी। वो ज़्यादा देर उसके बेबाक जज्बों पर नहीं बांध सकती थी। उसने भी ये बाजी हारने का फैसला किया था। वो मोहब्बत को सरू करना चाहते थे जो कब से उनके दरमियान मजलूम सी पिसती चली जा रही थी। पहले दुल्हान और फिर मूसा का उसे खाने देने का अंदाज ऐसा था कि वो खुद तो किसी कैब में महसूस कर रहे थे। हलक में कांटे उभरे थे। तभी उसने एक नज़र खाने को देखने के बाद रुख मोड़ लिया था। मूसा जब दोबारा आया तो वो ऐसे ही बैठी थी, पर उसे देखते हुए तमाम हिस्से बेदार हुई थी। मैंने ये सब तुम्हें हासिल करने के लिए किया था मूसा, और तुम ही मुझे इस सद्दान में ले आए हो। रम्स के लहजे में दुख बसा था। जिस शख्स की हालत सारी हदें तोड़ी थी, आज उसने जिंदगी से दूर उछाला था। आज उसने ज़िंदगी से दूर लाश छोड़ा था। अब आप ये झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है रम्स बीबी। हकीकत जो है सब सामने है सबके, और ना मुझसे झूठी मोहब्बत जताने की ज़रूरत रही है अब। उसके सामने से खाना उठाने लगा था। लफ्ज़ लफ्ज़ उसके दिए के जामों के नासूर में जहर बनकर डूबा था। वो जाने लगा तो रम्स उसका बाजू थामा था। मैं बह गई थी। लेकिन मूसा, तुम्हें मेरी मोहब्बत की दीवानगी पर एतबार करना होगा। उसने एतराफ़ किया था। अंदाज में आज भी शिद्दत पसंदी थी। किसी की मोहब्बत और ज़िंदगी को सूली पर लटका के कौन सी मोहब्बत हासिल की जाती है, और बिलफर्ज ऐसा था। लेकिन आपने मेरी नहीं, रहमान चलान की मोहब्बत में इतना बड़ा दाव खेला है, और ये सब भी जान चुके हैं हम। मूसा के अल्फाज किसी चंपक की तरह उसे लगे थे। बेएतबार करते बद किरदार साबित करते हुए अगले ही लम्हे एक थप्पड़ मूसा के चेहरे पर पड़ा था। तुम मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हो? तुम मूसा, जिसके हाथ में मैंने अपनी जान अजीज बहन को धोखा दिया, घर वालों को धोखा दिया, और अपने लफ्ज़ों की इस्तलाह कर लें। मेरे लिए नहीं, सिर्फ अपनी नस्वानी हवाशात के लिए।
जो शख्स अपने सगू का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा रम्स बीबी, जिसने बायू का एतबार तोड़ा। भला मैं इस पर एतबार करता भी तो आप कैसे, और अब भी करूं तो क्यों। रम्स के थप्पड़ ने मूसा के अंदाज में तेजी बढ़ दी थी। वो जो उससे 10 गिरेबान थी उसकी गिरफ्त मूसा के काले पर ढीली पड़ी थी। उसे पीछे हटा हुआ देखकर मूसा भी वहां से उठ गया था। जो शख्स अपने सगू का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, जो शख्स अपने सगू का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। उसके समातों में मसलसल एक ही फिक्रा गर्दान हो रही थी। वो दोनों हाथ कानों पर रखते हुए चीखने लगी थी, तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार करना होगा मूसा। पर उसकी सदाओं पर कान धरने वाले ने अपने दिल पत्थर कर लिए थे। मूसा दूसरे कमरे में अपने रुखसार पर हाथ रखे हुए बैठा था जब आंखें नम थी। मोहब्बत से दस्तबरदारी आसान नहीं थी, पर वो लड़की इस काबिल कहाँ थी। उस दिन जब उसे हॉस्पिटल लेकर गया था उसके कुछ ब्लड सैंपल लिए गए थे। रूटीन के टेस्टों के दौरान हेमोग्लोबिन में बारीक तादाद में ड्रग्स की मौजूदगी ने जहां डॉक्टरों को चौंका दिया था, वहीं मूसा पर मुनकशिफ होने वाला ड्रग्स गहरे सन्नाटों में ले गया। दलहाम जो पहले ही उसे उस खोज में लगा चुका था कि घर का कौन सा फर्द परेशान की मेडिसिन बदल रहा है, और साथ में यक दिगर बाद होने वाले वाक़यात की खोज में मसरूफ मूसा ने कुछ शकूक व शुबहात की बुनियाद पर रम्स पर नजर रखी थी, जिसके नताज इस वक्त भयानक साबित हुए थे जब उसे आरजे से मिलते हुए देखा था। बात यहीं तक नहीं रुकी थी, वो बाकायदा आरजे की टीम का हिस्सा बन चुकी थी जो मुख्तलिफ लोगों के सप्लायर के तौर पर काम कर रही थी। तलाबाद के सामने किया जाने वाला एतराफ़ मूसा की शामत लाया था और उसने अपना सारा गुस्सा उस पर तड़ा था। भला अपनी मासूम बहन की साथ पर यह कीचड़ कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन परेहान की बेहतरी की तरफ जाती हुई तबीयत जहाँ परेहान थे राब्ते में रम्स का नामो निशान ही था, जो उसे हिप्नोटाइज करते हुए आरजे की मदद से भेजी जाने वाली मेडिसिन खिलाती रही थी। उसने इन शकू को मजीद पुख्ता किया था। रम्स ने ऐसा क्यों किया ये अभी तक मुअम्मा था। उसका सर दर्द की शिद्दत से फटने लगा था। उस लड़की के हाथ तक वो बदनामी मोल ले गया था जो दलामबाद की तरफ से उसकी ईमानदारी का तोहफा थी। उसने भी इस बदनामी को कबूल किया था क्योंकि उसने गफलत बरती थी। उसे रम्स के लिए हायर किया गया था और वो इससे गफलत बरत गया। उसका दिल चाह रहा था कि हर चीज़ तहस नहस कर दे। अपनी पेशानी पर नरम उंगलियों का लम्ब महसूस करते हुए उसने जड़ से आंखें खोली थी। वो तर आंखें लिए उसकी जानब भी देख रही थी। क्यों किया ऐसा रम्स बीबी? उसका अंदाज शिकस्त हो था, न जाने क्यों, पर वो सवाल करने की गुस्ताखी कर बैठा था जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, उसे सर झुकाए हुए कहा था, जिसकी आंखों से अश्क लड़की के सूरत में बह रहे थे। मूसा ने बागौर उसको देखा था। क्यों? वो वजाहतें नहीं चाहता था पर बेसाता बोल उठा था। झुका सर मजीद झुक गया। मूसा ने उसे तासुब से देखा था, मतलब कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो कुछ नहीं बताने वाली थी। उस जोर ज़बरदस्ती वो कर नहीं सकता था क्योंकि दुल्हाम ने उससे सिर्फ रम्स की निगरानी के लिए रख छोड़ा था। एक दो बार उसने दुल्हाम को वहाँ देखा था और इर्द गिर्द बर्फ़ के ढके पहाड़ों से वो यही अंदाज़ा कर पा रही थी कि वो किसी हिल स्टेशन पर ही है, पर कहाँ इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उस रात दुल्हाम उसके रूम में गया था और बाड़ी मुख्तार में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उसे बेहोश करते हुए मूसा को उसे वहाँ से ले जाने का कहा था। मूसा उसे लिए दुल्हाम की बधाई जगह पर आया था जो मड़ी में ही थी। उसके बाद खुद घर से निकला था। उन दोनों को यकीन था कि आज ये रम्स से रब्ता कटने की सूरत में ज़रूर दुल्हाम और अन्ना की तरफ रुख करेगा। जो शख्स उसे परेशान का पता बता सके वो उस तक रसाई हासिल करेगा, और ऐसा ही हुआ था। अब वो आरजे की अगली चाल के मुंतज़िर थे। मूसा इस वक्त काल पर बिजी था जब रम्स की आमद पर चौंका, जहाँ घड़ी रात के 2 बजा रहे थे। मुझे मुझे वो ला दो मूसा, मैं मर रही हूँ। सर्दी की शिद्दत से कांपती हुई रम्स बगाड़ी बनकर उसके सामने थी। मूसा को एक लम्हा लगा था उसकी ज़रूरत को समझने में। उसके सर की रगें गुस्से की शिद्दत से तन की थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, 2 टोक जवाब देता हुआ वो बोला था। तुम्हें खुदा का वास्ता है मूसा, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है बहुत। मैं जानती हूँ तुम ला सकते हो, तुम ला दो प्लीज़। उसके बिस्तर के करीब बैठते हुए उसके हाथ थमते मिलता जानिया अंदाज में बोली थी। उसकी आंखों में बेचैन तो आवाज़ में एक तकलीफ सी थी। मूसा ने उसे नज़रें चुराई। देखें बीबी जी। मूसा उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम के थी। उसकी गुर्बत, कमरे की तन्हाई और रम्स का टूटता हुआ बिखरता हुआ वजूद मूसा ने बेइख्तियार होते हुए उसे खुद से लगाया था। कहीं ना कहीं उसके लिए जो मोहब्बत थी वो उसकी तकलीफ सहन नहीं पा रही थी। तो मुझे ला दोगे ना मूसा, मुझे सुकून मिल जाएगा, वह बच्चों की माना जिंदी अंदाज में बोली थी। मूसा ने बेबसी से उसको देखा था। अगर आप मुझे बताएं कि आरजे क्या चाहता है, आपने आरजे का साथ क्यों दिया, तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, वो उसे बाहों के घेरे में लिए हुए बोला था। रम्स ने अजनबी नज़र से उसको देखा था और पीछे हटने लगी थी। जब मूसा का टेम्पर लूज हुआ, बर्दाश्त की हद खत्म हुई थी, तभी दोबारा से उसको खींचते हुए करीब किया। आप मुझे इस हद तक जाने पर मजबूर कर रही हैं कि मैं अदब व अदाब की हदूद से बाहर हो जाऊं। सुर आंखों की हैबत रम्स को बुखला रही थी। बताएं सच क्या है रम्स बीबी? मूसा की शर्त गिरफ्त बर्दाश्त से बाहर हुई तो लब्बू से सिसकारी बरामद हुई थी। वह झंझलाते हुए उसे छोड़ते हुए कमरे से निकल गया था। रम्स की खामोशी उसे मुजरब बना रही थी, वहीं मूसा को भी मजीद गुस्सा दिला रही थी।